बच्चों को देखा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मुझसे कुछ उम्मीद दिख रही। स्कूल का टाइम होता था, उसके पहले मैं वहाँ पहुँचता था और मॉर्निंग में ही गांव वाले देखते थे कि हाँ स्कूल में कुछ नया हो रहा है। घरों में ताले लगे रहते थे, दूसरे लोगों का उसमें सामान रहता कब्जा था था। या कह सकते हैं कब्जा था। अवध क्षेत्र में हूँ तो अवधी बच्चे बोलते हैं। हम्म। बीच बीच में मैं भी बोलता हूँ। बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए जितना सीखेंगे, जी और खिड़की के बाहर देख के जितना सीखेंगे, जी जी। किस तरफ हैं आप? क्या नहीं, सोचते हैं आप? बिल्कुल क्लास लर्निंग प्रोसेस तो कहीं भी हो सकता है। यहाँ पुस्तक बस एक साधन है। साधन है। आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप केवल वही पढ़ाएंगे। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए गोंडा से रवि प्रताप सिंह आए हैं। रवि, आपका स्वागत है। रवि प्राथमिक विद्यालय धौरारा में प्रधानाध्यापक हैं। 2013 से वहाँ काम कर रहे हैं। उसके पहले 2 साल उन्होंने बुंदेलखंड के एक स्कूल में पढ़ाया था, सहायक अध्यापक के रूप में। रवि, आप जब इस स्कूल में आए जी 2013 में, जी। और अब 2025 में, या 4 साल 5 साल पहले का अगर देखें, जी, तो किस तरह के बदलाव आपने महसूस किए हैं? जब मैं यहाँ पर आया तो जो स्कूल की कंडीशन थी थोड़ा सा मुझे लगा कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। और मैंने फर्स्ट डे से ही सुधार उसमें स्टार्ट किया। और मुझे लग रहा था, मैंने बच्चों को देखा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मुझसे कुछ उम्मीद दिख रही थी। तो और मेरे अंदर भी कुछ इच्छाएं थी कि हाँ मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ बेहतर करूँगा जब भी मुझे मौका मिलेगा। और बुंदेलखंड में था जब मैं, तो स्कूल में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसी दौरान मुझे मेरे होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा आने का मौका मिला। तो गोंडा आकर के जो मेरी इच्छाएं थी करने के लिए अलग थी, वो मैंने धौरारा में स्टार्ट किया। और फर्स्ट डे से ही मैंने कार्य योजना बनाई। और अ, एक मैं जिक्र करूंगा आपसे। हम्म। जब मैं वहाँ आया तो मैंने अपने सहयोगी से कहा, शायद मुझे याद है मैंने स्केल मांगी उनसे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ें नहीं हैं, किसी कारणवश उन्होंने बताया। तो हमने उसी दिन ठान लिया कि जो भी मुझसे हो सकेगा बच्चों के लिए, स्कूल के लिए और अपने साथी शिक्षकों के लिए वो मैं करूँगा। और मेरी मेहनत, फिर मेरी मेहनत को देखते हुए जो समुदाय का सहयोग था, अधिकारियों का सहयोग था, शासन प्रशासन का सहयोग था, सबने अपनी अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे सहयोग प्रदान किया। और फिर स्कूल में बदलाव आया और बच्चों में भी बदलाव हुआ। रवि, स्कूल में जो बदलाव की कोशिश होती है उसका नतीजा एक दिन में तो दिखाई नहीं नहीं, देता। बिल्कुल नहीं। तो वो कब हुआ ऐसा? जब आपने 2013 से शुरू किया, तो कब ऐसा लगने लगा कि नहीं, अब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हाँ बदलाव हुआ है? लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, जी अभिभावकों ने नोटिस करना जी शुरू किया। जी। अ, जब मैं वहाँ पर गया तो जो स्कूल का टाइम होता था उसके पहले मैं वहाँ पहुँचता था। जो भी कमियां होती थी उसको मैं दूर करने के बाद फर्स्ट टाइम से तो मैंने आदर्श प्रार्थना सभा की शुरुआत की। और मॉर्निंग में ही गांव वाले देखते थे कि हाँ स्कूल में कुछ नया हो रहा है। और उसके बाद में क्लासेस लेने के बाद जो विभागीय कार्य होते हैं स्कूल के, वो और जो बच्चे कमज़ोर पिछड़े थे किसी कारणवश वो और साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रहे थे। मैं उन रोकता हूँ जी रवि, 2013 के स्कूल में जब आप पहले दिन गए, तो वहाँ जो स्कूल की छवि है आपके दिमाग जी में है? और 2013 के बाद से 5 साल लगा लीजिए, जी जी 2013 के बाद 5 साल बाद वो उस स्कूल की जो छवि है, जो विजुअल आपके दिमाग में जी है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि जी तब क्या था और फिर बाद में क्या हुआ। जी। उस टाइम मुझे याद आ रहा है कि जब मैं गया तो जो फर्श थी वो टूटी हुई थी। एक क्लासरूम में मैं गया तो वहाँ पर जो है उसमें टीचर लोग जाते नहीं थे। तो मैंने पूछा इसमें क्यों नहीं जाते हैं, तो कहे नहीं बच्चे खाना खाने जाते हैं और हम लोग नहीं जाते हैं, वो गंदा है। तो जो वहाँ के इंचार्ज
थी वो दूसरे स्कूल में अटैच थी, ऐसे करके सीन था। तो हमने किसी से कुछ कहा नहीं, और लेकिन मन में ठाना कि हाँ मैं खुद से प्रयास करूँगा, और शौचालय की समस्या हो, बाउंड्री वाल की समस्या हो, फर्श की समस्या हो, या कुछ कमरों में ताले लगे रहते थे, दूसरे लोगों का उसमें सामान रहता कब्जा था, या कह सकते हैं कब्जा था। तो उन सारी समस्याओं से मैं धीरे धीरे मैंने प्रयास किया, और कुछ स्वयं से किया, कुछ गांव वालों ने मदद किया। लेकिन बड़ा गंदा सा स्कूल था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, बुरा खराब लग लगता रहा था, है याद खराब लग करके। रहा था। लेकिन मैंने ठाना तो था कि हाँ मैं प्रयास करके इसको बदलूंगा ज़रूर। तो अभी की कंडीशन, आप कुछ पेरेंट्स आते हैं और जो जान नहीं पाते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो अभी हाल में ही अभी इसी सप्ताह की बात है, एक अभिभावक आए और उन्होंने मुझसे बात किया कि हाँ नाम लिखवाने का कि फ़ीस कितनी देनी है मुझे। तो हमने कहा नहीं, सरकार ने फीस नहीं रखी है, और ना नाम लिखवाने का चार्ज पड़ता है और ना ही फीस पड़ती है। तो कहे ऐसे कैसे? तो हमने कहा नहीं, कहने और स्कूलों में तो पड़ती है। तो हमने कहा नहीं, ये सरकार द्वारा संचालित है, और यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है, निःशुल्क शिक्षा देता है। तो उन्होंने कहा कि तो ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है। मैं रवि, आपके स्कूल में मैंने सुना है जिले के लोग, बहुत जी सारे लोग, अधिकारी, जी जिले के बाहर के लोग, जी जी मैंने ये भी सुना है कि प्रदेश के बाहर के जी लोग जी भी आते रहते हैं और जी देखने के लिए आते जी हैं। जी ऐसा कोई जी वाकया, ऐसा कोई? जी मेरे स्कूल में बिल्कुल ज़िले से बाहर और देश से भी बाहर कई सारे शोधार्थी आए हैं। और मैंने उस छोटे से, चूँकि मेरे स्कूल का जो कैंपस है बहुत छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से कैंपस में मैंने पर्यावरण को लेकर के और बच्चों के संस्कार को और सारी चीज़ें, तो विशेष तौर पर पर्यावरण को लेकर के मैंने बहुत सारा काम वहाँ पर स्कूल में किया है। और बच्चों में वो हैबिट डेवलप करने की कोशिश की है कि बच्चे घर पर भी जा कर के वो स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित जो एक्टिविटी है, और वो उनके संस्कारों में मैंने डाला है। तो उसको देखने लोग आते हैं। लोग आते हैं। कैसा लगता है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि? जी बिल्कुल, प्रशंसा तो हर किसी को प्रिय अच्छी होती लगती है, है। लेकिन ये लगता है कि हाँ मेरी मेहनत को सराहा गया है, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। बच्चों पे और क्या प्रतिक्रिया होती है? इतने सारे विजिटर आते रहते हैं जी देखने के लिए, तो बच्चों में कौतूहल या जिज्ञासा, या जी बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं? चूँकि बच्चे छोटे हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि दूसरे देश से जब विजिटर्स आए हैं, तो चूँकि हम लोग से वो थोड़ा सा भिन्न होते हैं, तो भाषा अलग है। भाषा उनकी अलग होती है, उनके हाव भाव थोड़ा सा अलग होते हैं। हम्म। वहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है, वो और हमारे यहाँ का, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा बच्चों को पहले बताना होता है, तैयार करना होता तैयार है करना पड़ता है कि देखो आने वाले हैं। जी, ये लोग आ रहे हैं, तो आपको उनसे कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्वेश्चन भी कर देते हैं कि सर वो जो आए थे वो तो ऐसे थे, तो मुझे बताना पड़ता है कि चीज़ों को। कि ऐसा क्यों जी है। अपने स्कूल की जो आपने बात की कि हम पर्यावरण पे और इस तरह की चीज़ों पे इस तरह से काम करें कि उनकी आदत में शामिल हो जी जाए, इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई है, जैसे गार्जियन का ज़्यादा दबाव रहता है कि उसको भाषा अच्छी आ जाए, गणित अच्छा आ जाए, जी विज्ञान अच्छा आ जाए, जी ताकि उसको आगे की पढ़ाई में आसानी हो। जी इसके लिए आपने कुछ नया शुरू किया हो? बिल्कुल, हमने, चूँकि सरकार की मंशा रही है बाल केंद्रित शिक्षा की, और जो भी विद्वज्जन हैं, शोधार्थी हैं, सबका कहना है कि हाँ टीएलएम से और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि हाँ आजकल थोड़ा सा कंपटीशन का युग है, तो उसमें पेरेंट्स का दबाव है, समाज का भी दबाव है। लेकिन मैंने टीएलएम का सहारा लिया, और जब गणित किट की बातें चल रही थी, उस टाइम मैंने खुद से जो मुझे
ज़रूरत थी उसको मैंने बनाया, और कुछ चीज़ें बच्चों ने ही बनाई, बच्चों को सिखा करके बच्चों से बनवाया, कुछ मैंने खुद बनाया। और उसके सहारे से जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को आनंद मिला। और पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि हाँ, पढ़ना तो है, लेकिन दबाव दे करके उनको नहीं सीखना है। ये थोड़ा सा छोटे बच्चों का स्कूल है, तो मौज मस्ती के साथ जब वो पढ़ेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। कक्षा 1 में नए आने वाले बच्चों को जो घर पे तो अवधी बोलते हैं जी और स्कूल में और किताब की जो भाषा है वो खड़ी जी बोली हिंदी है, जी तो ये जो दुविधा है इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है, तो हम्म, मेरे यहाँ भी अवध क्षेत्र में हूँ, तो अवधी बच्चे बोलते हैं। हम्म, बीच बीच में मैं भी बोलता हूँ, हम्म, उनके उनसे सहज होने के लिए और कनेक्ट। कनेक्ट होने के लिए, जिससे उनको लगे कि हाँ कोई अपना ही है यहाँ पर, कोई बाहर का नहीं है। तो जब जब ज़रूरत पड़ती है तब अवधि मैं उनके साथ बोलता हूँ। तो और अवधी और खड़ी बोली के बाद आप स्विच करते रहते हैं? जी, और कभी कभी हंसने के लिए या हंसाने के लिए, जो कि हम लोगों के प्रशिक्षणों में बताया जाता है, मैं एक ही वाक्य को या एक ही शब्द को हिंदी, शुद्ध हिंदी और इंग्लिश, अवधी सब में बताता हूँ उनको कि इसमें अवधी में ये ऐसे कहा जाता है, और इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, और खड़ी बोली में उसको ऐसे कहते हैं। तो उससे बच्चों को आनंद भी आता है और वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। आपने शुद्ध हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। जी जब कक्षा में आते हैं बच्चे तो उनकी जो भाषा है वो घर की भाषा है, जी उसमें शुद्ध और अशुद्ध जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जी। अगर बच्चे जो बोल रहे हैं और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ उनको बताऊँ, सिखाऊँ, हम्म, क्योंकि आगे चल कर के जो बड़ी कक्षाएं हैं उसमें व्याकरण दोष, वाक्य दोष, वर्तनी, इस सारी समस्याएं आएंगी। तो नींव तो मजबूत करना है हम लोगों को, तो कोशिश करता हूँ कि हाँ उनको मैं बताऊँ। हाँ, ये भी कोशिश मेरी रहती है कि मैं ऐसा ना बोलूँ कि वहाँ उनको ये लगे कि हाँ उनको कुछ नहीं आता है। ये तो जो शुद्धता वाली बात है ना, जी भाषा की शुद्धता, जी तो शुरू में आपको क्या लगता है कि शुद्धता पे बहुत जोर देना चाहिए या पहले भाषा आ जाए, बोलने जी लिखने भर की, जी काम भर की, जी जी अभिव्यक्त करने भर जी की, जी जी बाद में उसमें व्याकरण जी। शुद्धता ये चीज़ लाइए? बिल आपका क्या अप्रोच है? बिल्कुल बाद में ही चीज़ें धीरे धीरे चेंज होनी चाहिए। बस मैं फौरी तौर पर उनको ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे करके हमें कोशिश करना है, हम्म, लेकिन उसके लिए दबाव नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे खड़ी बोली में जाएंगे, रीजनल लैंग्वेज में नहीं रहेंगे, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे भोजपुरी हो या अवधी हो, तो वो अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो दबी सी रह जाएगी। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि हाँ वो बोलें, लेकिन मुझे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं वहाँ पे हेड टीचर हूँ, मुझे पेरेंट्स को भी देखना है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनका कहना है कि हाँ बच्चा मुझे ऐसे बोले तो बेहतर रहेगा। तो उनको भी समझाता हूँ कि हाँ ठीक है, बच्चा है, अभी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। हर एक को जल्दी रहती है कि ये जी गार्जियन को भी जल्दी है कि इसको सब आ जाए, जी जल्दी आ जाए जी और बहुत अच्छा हो जाए। जी जी आपने कहा कि धीरे धीरे होता जी है, जी तो ये जो द्वंद्व है ना, धीरे जी धीरे और जल्दी धीरे, और जो हर एक को परिणाम की बहुत जल्दी जल्दी है, जी। तो इसमें जो कठिनाई है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? बिल्कुल। अब पेरेंट्स की तो इच्छा है कि हाँ वो उसका बच्चा जल्दी से जल्दी सीख करके निपुण हो जाए, या जो उन्होंने सोच रखा है वो तो उसको फर्स्ट डे ही बना। मैंने देखा है कि जब बच्चे फर्स्ट डे स्कूल आते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के अंदर नहीं आना चाहते हैं अपने मम्मी या पापा या दादा दादी को छोड़ करके। तो कभी वो अपने भाई बहनों के साथ आते हैं, तो मैं उनको सिखाता हूँ, ये बताता भी हूँ कि ये मत कोशिश करिए कि हाँ पहले दिन ही आपका बच्चा सब कुछ जान जाए और निपुण हो जाए। तो धीरे धीरे ही सीखेगा, ये एक प्रक्रिया है।
और ये प्रक्रिया में इज ए ही प्रोसेस। जी, तो प्रक्रिया में ही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जिनका दबाव हम लोगों बहुत के जल्दी में है ऊपर वो। होता है और हम लोग उसको फील करते हैं। लेकिन सब पेरेंट्स आपसे मिलने अक्सर आते रहते हैं? जी, जी, बिल्कुल। और अगर वो कभी कहें कि मैं आपकी कक्षा में बैठ के देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, जी। क्या करेंगे? मैं कोशिश करता हूँ कि कभी-कभी मैं कह देता हूँ कि आप चुपके से क्लास में चले जाइए और आप जा कर के देखिए कि क्लास में हो क्या रहा है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, इससे आपको समझने को मिलेगा और मैं भेजता भी ज़रूर भेजता हूँ उनको। रवि, जो बच्चे कक्षा 1 में आएंगे, तो मैंने ये अनुभव किया है कि वो बड़ा उल्लास रहता है उनमें, जी, बहुत एनर्जी रहती जी। है। हुँ, और शिक्षक के रूप में बहुत सारा समय इस बात पे जाता है कि वो शांति से बैठें, लाइन से बैठें, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें या वाइट बोर्ड की तरफ देखें। और बच्चे हैं वो थोड़ी देर में वो खिसक जाते हैं। जी, और धीरे धीरे कि जब एकदम चुप हो जाएंगे, साइलेंटली बैठेंगे, जी, सीधे देखेंगे, सामने देखेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, जी, तब हमें लगता है कि नहीं, अब ये बहुत अनुशासित बच्चे हैं। जी। आप किस तरफ हैं? अनुशासन की तरफ हैं, चुपचाप साइलेंटली वो सुनते रहें? जी। नहीं, वन वे कम्युनिकेशन तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन आपने जो कहा कि हाँ, वो आते हैं तो उनका उल्लास जो है, जो उनकी जो फेस रीडिंग है, आप उनका चेहरा देख कर के जान जाएँगे, वो धीरे-धीरे कम होता है, ये बात सही है। लेकिन ये जब अनुशासन वाली बातें आती हैं, तो कोई भी इतना ज़्यादा अनुशासन में बंधना नहीं चाहता है और वो बालक हैं, बच्चे हैं, बालक-बालिकाएँ जो भी आते हैं, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं बनना चाहते हैं। तो मैंने फ़ील किया है कि जैसे ही उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, ये नियम, शर्तें और चीज़ें बताई जाती हैं, वैसे ही उनका चेहरा जो है वो चेंज होने लगता है। इसको तो मैंने ही फ़ील किया है। तो इतना ज़्यादा अनुशासन नहीं होना चाहिए, लेकिन चाहे टीचर हो, चाहे समाज हो या पेरेंट्स हो, इसी में रहना है तो कुछ चीज़ें तो हमें सीखना, समझना होगा और धीरे-धीरे अगर समझेंगे नहीं तो आगे चल कर के समस्याएँ आएँगी। तो कई बार वो आपको ध्यान से देखते रहते हैं और जी, चुपचाप लगता है कि सुन रहे हैं, जी, समझ रहे हैं। जी, ऐसा होता नहीं है जी, और आपको ये बात पकड़ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से देखें। जी। क्या करेंगे फिर? तो कोशिश करते हैं कि हाँ, समझाते हैं उनको और काफ़ी हद तक तो चूँकि हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया है और अब इतना अनुभव हो गया है कि बच्चा कौन कहाँ है, इसमें से तो पकड़ में आ जाता मुझे नहीं लगता है कि क्लास में कोई बच्चा है और अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है या नहीं सुन रहा है या वो कहीं अलग खोया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी क्लास में वो मैं मिस नहीं करूँगा उसको। मैं जान जाता हूँ। बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हुए जितना सीखेंगे, जी, और खिड़की के बाहर देख के जितना सीखेंगे, जी, जी। किस तरफ हैं आप? क्या नहीं, सोचते हैं आप? बिल्कुल क्लास लर्निंग प्रोसेस तो कहीं भी हो सकता है और जैसे कि मैं अभी बच्चों को लेकर के गया, कुछ पेड़ों के बारे में उनको जानकारी देनी थी। तो पहले तो मैंने तैयारी की कि मैं उनको क्या सिखाऊंगा और मैंने तैयारी करने के बाद उनको लेकर के मैं वहाँ गया। तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ गए और जो मैंने उनको बताया वो उन्होंने सुना और सीखा और बहुत ही खुशी कह सकते हैं आप कि प्रसन्नता के साथ वो वापस आए। तो लेकिन अब ये भी मजबूरी है कि डेली ये चीज़ें नहीं की नहीं जाए। हो सकती हैं और लेकिन क्लास रूम में उनको बांधना मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। वो जो चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे कहीं का भी लर्निंग कॉन्सेप्ट हो, आप वहाँ उनको ज़रूर ले जाना चाहिए, उससे वो बेहतर सीखते हैं। और ये टीचर और पेरेंट्स दोनों को ये चीज़ समझना चाहिए कि कुछ तो खुद से ऑब्जर्व करते हैं, कुछ हमें रास्ता दिखाना होता है। रास्ता दिखाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं उसी ट्रैक पर। तो अगर ये टीचर और पेरेंट्स दोनों लोग इस पर गौर करें तो बच्चा और उसकी जो लर्निंग कर्व है वो तेज़ी से इन्हेंस करेगा, अच्छा जाएगा। मैंने पढ़ा है कि बच्चे जिस शिक्षक को बहुत चाहते हैं, जी,
बहुत प्यार करते हैं, जी उससे सीखना पसंद करते हैं और उससे जल्दी सीखते हैं। जी सही है? बिल्कुल। आपके अनुभव में क्या है? मेरे अनुभव में यही है कि हाँ, अब ये बात सच है, इसको मैं भी फील करता हूँ। और बताता हूँ उनको कि हाँ। और बच्चे भी कभी कभी वो मैंने पूछा कि हाँ बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया टीचर। तो उन्होंने कहा क्यों टीचर बनना चाहते हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप जैसा बनना है। तो हमने कहा नहीं, मुझसे भी अच्छा बनना है। तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ वो अगर वो आपको पसंद बस करते हैं जी तो। आपने भाषा की पढ़ाई की है और जी स्नातकोत्तर जी उपाधि हासिल की है। अ, बच्चे जब पढ़ते हैं भाषा की किताब से कोई पाठ या कोई कविता, तो बहुत ही मोनोटोनस होता है, वो बहुत ही एक एक रस जैसा, और उसमें ना उतार चढ़ाव, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। जी। ऐसा क्यों हो जाता है? कभी कभी कुछ कविताओं में होता है, बाकी जो बाल कविताएं हैं, अब उसमें पढ़ाने की विधा भी हो सकती है, टीचर की कमी, और उसने तैयारी कैसे की है, उस समस्या वो ना आए उसको दूर करने के लिए उसने पहले से क्या कर रखा है, या बीच में कोई प्रसंग या उस कवि से संबंधित कुछ चीज़ें, या वो दृश्य अगर वो बेहतर तरीके से दिखा देता है, तो उसकी जो प्रतिशत होगा, जो समस्या आ रही है, वो उसको कम किया जा सकता है। ये मैंने कुछ कविताओं में देखा है, तो मैं उसी कवि की कुछ उस जो दूसरी रचनाएं होती हैं उससे कनेक्ट करता हूँ, या जो मैंने और कुछ पढ़ रखा है उससे कनेक्ट करता हूँ, तो वो और बेहतर तरीके से उसको तो जान ये जो जाते हैं। बोलने वाली समस्या है, वो बच्चों से ज़्यादा शिक्षक की है। वो अगर मोनोटोनस ढंग से बोलेंगे बिना किसी उतार चढ़ाव के, जी बिना किसी भाव के, जी तो बच्चे उसी को अडाप्ट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल। है? बिल्कुल, टीचर की भूमिका तो अहम भूमिका है ही है। चूँकि छोटे बच्चों का स्कूल जो होता है वो कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वहाँ पर पुस्तकों से ज़्यादा वो आप पर विश्वास करते हैं। पुस्तकें तो एक माध्यम है, और कई सारे विद्वानों की बातें मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें ये कहा गया है कि हाँ, पुस्तक बस एक साधन है। साधन है। आप ऐसा नहीं है कि हाँ आप केवल वही पढ़ाएंगे। टीचर को तो उस पाठ को और या उस टॉपिक को मजबूत करने के लिए बहुत सारे टूल्स या टीएलएम या बुक्स या चीज़ों को, आजकल आईसीटी का जुटानी ज़माना पड़ती है। है जी, आईसीटी का ज़माना है, तो आप उसको और बेहतर तरीके से करने के लिए उस साधन का प्रयोग करके उस बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। रवि, कक्षा में चार चीज़ें हैं भाषा को, जी भाषा सिखाते समय: जी बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, जी और ज़्यादातर फोकस रहता है शिक्षक का कि लिखना पढ़ना आ जाए। जी गार्जियन को भी लगता है कि इसको लिखना पढ़ना जी आ जी जाए, जी जी, यही कहा जाता कॉपी है। में भी देखेंगे यही तो कहा लिखना जाता पढ़ना आ जाए। है। जी तो ये जो बोलना और सुनना वाली है, जी। इसकी ट्रेनिंग कब होगी, कहाँ होगी? सुनना तो बच्चा सुन करके ही आता है, और वो सुनता है, और सुन करके ही बोलता है। ये बात सही है। अगर पेरेंट्स हों या टीचर हों, कुछ भी गलत बोलते हैं, वो गलत बोलेगा। और कभी कभी क्लासरूम में या कहीं बच्चे गलत बोल देते हैं, तो जब पता लगाया जाता है कि हाँ कारण क्या है, तो बच्चे बताते हैं, उनके साथ वाले बच्चे या वही बच्चा बताता है कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला था। तो लिखना पढ़ना तो एक आम धारणा बन चुकी है। पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ बच्चा मेरा लिखना पढ़ना जान पाए, लेकिन पहले तो एक अच्छा श्रोता तो बनना ये ही। यही तो बात है ना, एक अच्छा श्रोता कैसे बनाया जाए, बच्चों को क्या किया जाए? तो अब उसमें जो टीएलएम है उसका सहारा लिया जा सकता है। और टीएलएम बच्चों को, जैसे कहानी सुनाने के लिए, कल की बात मैं शेयर करना चाहूँगा हम्म, कि अगर एक समस्या आई चीता को लेकर के, मैं पढ़ा रहा था,
तो और जिराफ और नीलगाय को लेकर के 2-3 समस्याएं आई। तो वो पढ़ाते समय आई, लेकिन उसके पहले मैंने क्या किया कि वो जो मेरे पास टीएलएम था उसको मैंने बच्चों को दिया। हमने कहा उसको देखो समझो, तब वो मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ प्रयोग टीचर्स को बेहतर करना चाहिए, तभी वो सुनेंगे। अन्यथा कोई सुनना नहीं चाहता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। बच्चे बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नहीं जानते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखा जाए, पाठ्यक्रम के लिहाज से देखा जाए, तो उनको बहुत सारा नहीं पता होता है। जी। शिक्षक को भी बहुत सारा पता होता है और बहुत नहीं सारा नहीं नहीं पता पता। होता है। जी कभी ऐसा हुआ हो कि बच्चे को नहीं मालूम, जी। तो क्या करेंगे? गलत जवाब दे रहा है बच्चा या बच्ची, तो गलत जवाब आता है और कोई बात नहीं, बच्चा तो सीखने आया है। फिर से उसको सिखाना है और उसके मनोबल का ध्यान रखना है। और सारी चीज़ों का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी ने मुझे ट्रेनिंग में या कहीं मैंने पढ़ा था कि बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ के तो शिक्षकों को ये भी जानना चाहिए कि अगर कोई बच्चा उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक कारण हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि उसकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, या हो सकता है कि वो 1 दिन पहले और 2 दिन पहले वो स्वस्थ न रहा हो। कोई न कोई कारण हो सकता है। तो उसके मनोबल को ऐसे ही नहीं तोड़ देना है। जो भी उसका उसकी। भरोसा अपने आप में बना रहना चाहिए। जी। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ हो जब बच्चों ने कुछ पूछा हो और आपको न पता हो? जी। तो अब बिल्कुल अगर वो नहीं पता है तो उसको ये कहा जाता है कि हाँ, मैं इसको समझ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें परेशान होने की बात नहीं, मैं इसका उत्तर दूंगा। तो मैं अपने साथियों से या जो भी आईसीटी के टूल्स हैं उनसे देख करके मैं उनको ज़रूर बताता हूँ। रवि, दो चीज़ें हैं। एक तो आप प्रधानाध्यापक हैं, तो जी आप टीम लीडर हैं, जी राइट? जी और आपके सहयोगी हैं, 4 जी टीचर, 5 जी टीचर, जी शिक्षा मित्र। जी। तो आप एक अच्छे टीम लीडर हैं या अच्छे टीम मेंबर हैं? नहीं, मैं एक वाकया शेयर हम्म। करना चाहूँगा। मेरे यहाँ अक्सर बीएड, डीएलएड, अभी तो डीएलएड स्टार्ट हुआ, पहले बीएलएड, ये सारी चीज़ें, तो ये स्टूडेंट आया करते हैं प्रशिक्षण के लिए? प्रशिक्षण के लिए। तो एक दिन एक क्लास सेकंड में शायद मैं उनको लेकर के गया। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये सारी चीज़ें कैसे क्या हुई। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा सब कुछ जो है ये हमारे सहयोगियों ने किया है, शिक्षक साथी जो हैं उन्होंने किया और बच्चों ने किया। तो उसने कहा मुझसे कि आपने बहुत ही होशियारी से बात कही। तो हमने कहा नहीं, होशियारी नहीं कही है, यही सत्यता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक टीम को साथ में ले करके चलने की भावना ये आपकी दिखाती है। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि हाँ, सबको सम्मान मिले, और जो उसने थोड़ा किया हो तो उसको ज़्यादा बताया जाए, उसने ज़्यादा अच्छा किया है। तो हो सकता है कि उसको देख करके कोई दूसरा साथी है तो और अच्छा करने की कोशिश करे। सफलता के लिए हर कोई क्रेडिट लेना जी चाहता है, जी तो आप शेयर करते हैं जी। अपने बिल्कुल। साथियों में? हाँ बिल्कुल। अकेले में, बिल्कुल। सबके सामने? जैसा भी प्लेटफॉर्म है। जो मेरी आदत ये है कि अगर किसी की बुराई है तो मैं पब्लिकली नहीं कहता हूँ। मैं उससे अकेले में कहता हूँ कि हाँ, ये आप में सुधार की गुंजाइश है, इसको सुधार लीजिए। और जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं उसको सबके सामने कहता हूँ। आपका विरोध होता है कभी? बिल्कुल। विरोध मैंने बहुत झेला। और 2013 में जब मैं गया तो बहुत सारे शब्द थे जिससे मुझे नवाजा गया। लेकिन जो हमारे सीनियर अधिकारी
लोग थे या हमारे मार्गदर्शक लोग थे, उन्होंने हमको भरोसा दिलाया और हमारा मार्गदर्शन किया कि हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आज देख रहा हूँ कि हाँ, जिस बात को लेकर के विरोध होता था, ज़्यादा टाइम स्कूल को देना हो या विभिन्न कारण रहे हों, आज वही लोग मेरी बातों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें ठीक थी। और विरोध मैंने बहुत झेला, और लेकिन मैं कभी मैंने किसी को उत्तर नहीं दिया, कह सकते हैं धीरे आप। धीरे और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। आपके पिता भी शिक्षक हैं, आपकी पत्नी भी जी शिक्षक हैं। जी। तीनों में सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? न, ये तो उत्तर हर कोई अपने आप में अलग होता है। और इसका उत्तर तो मैं ऐसे एक शब्दों में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन पिताजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो भी मेरे आदर्श रहे हैं कई मायनों में। और मेरी माँ नहीं आदर्श हैं? नहीं, माँ दादी, इन सबसे मैंने सीखा। हमारे जो बाबा जी थे, जो आदर्शों की और जो मूल्यों की बातें हैं अगर, तो मैंने अपने परिवार में अपने दादा जी से बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने जो बता दिया कि परिवार की ये मर्यादाएं रही हैं, उनको मैंने निभाया। तो पूरे परिवार का सहयोग, हमारे भाई साहब हों, सबका सहयोग है, तभी मैं एक अच्छा शिक्षक बन पाया। आपने अभी विरोध की बात कही, तो लोग मेरे घर तक जाते थे। जब टीचिंग कम्युनिटी में वो लोग कुछ नहीं कर पाए, तो मेरे फैमिली में इन्वॉल्व होकर के या ऐसे करके उन लोगों ने प्रयास किया कि ये डगमगा जाए। लेकिन वहाँ पर मेरे पिताजी ने और पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। मैं एक वाकया और आपसे शेयर करूँगा। पिताजी मेरे लखनऊ दवा कराने के लिए जा रहे थे, और वहाँ पर जिस सीट पर वो बैठे हुए थे, उस सीट के पीछे सरकारी स्कूल को लेकर के कुछ बातें चल रही थी। उसके पहले मैंने ये फील किया था कि पिताजी थोड़ा सा मुझसे असंतुष्ट रहते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम स्कूल में देता था। तो उस दिन वो आए और घर में उन्होंने बात की कि नहीं, लड़का ठीक है और ये मेहनत कर रहा है। क्योंकि हुआ ये कि वो जो लोग बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हाँ, कोई एक आया है, इस एरिया में एक स्कूल है जहाँ से वो ट्रेन गुजर रही थी, और वो टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनती है, ऐसे लोग भी हैं स्कूलों में। तो उन्हें लगा कि नहीं, आप भी कुछ करते हैं। जी, उनको ये लगा कि हाँ, जो एक्स्ट्रा ये मेहनत करता है और सब कुछ अपना स्कूल ही समझ रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो बेहतर कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आपने जैव विविधता पे काम किया है, जी डॉल्फिन प्रोजेक्ट पे जी आपने बच्चों को बताया है। जी। आपके एक काम की प्रदर्शनी या प्रस्तुति कोरिया में हुई, क्या था वो? जी, बहुत सारे कार्यक्रम को मैं करता रहता हूँ, जैव विविधता दिवस हो या वाटर डे हो या अर्थ डे हो, ओजोन डे हो। तो अभी इसमें एक डॉल्फिन का प्रोजेक्ट, जो गंगा और गंगा की सहायक नदियाँ, चूँकि मेरा स्कूल सरयू नदी के पास में है, तो उसमें गंगा की सहायक नदियों में प्रोजेक्ट चल रहा था। तो उसमें एक जैव विविधता दिवस पर एक कार्यक्रम आया था। उस हम लोगों को प्रोजेक्ट करके वो सबमिट करना था, ऑनलाइन सबमिशन था उसका। तो यहाँ से भारत से कुछ फ़ोटो और वीडियो जानी थी वहाँ पर, तो जो हमने अपलोड किया था वहाँ पर वो दिखाया गया जी। था। आपको राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कार मिला है और आप राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक पुरस्कार के लिए यहाँ से नामित हुए थे, जी लेकिन आपको नहीं मिला। जी। नहीं मिलने का दुख हुआ आ, या कैसा दुख लगा? दुख हमने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। दुख तो सबको होता है, कोई रीजन रहा होगा, लेकिन फॉर्म सबमिट किया था हमने, भरा था, लेकिन जो भी रीजन रहा हो, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़े। आगे बढ़े। जी। आपने खंड शिक्षा अधिकारियों के एक कार्यशाला में भाषण दिया।
तो कैसा लग रहा था आपको, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी आपके स्कूल का मुआयना करते हैं, जी। निरीक्षण करते हैं और आपको वो लोग मार्गदर्शन देते हैं, जी। उनको बोलने के लिए, बताने के लिए आपके पास क्या था? बिल्कुल, ये अगर कोई सीखना चाहता है, तो जो मनुष्य है वो अगर उसके अंदर ललक है और इस भावना से वो ना रहे कि हाँ वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी है या क्या है। मैं अपने क्लासरूम में बच्चों से भी कहता रहता हूँ और कि हाँ हमें बहुत कुछ सीखना है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं उनसे भी मैं सीख सकता हूँ और हमें कोशिश करना चाहिए। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे सीखता रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो कुछ अगर नया मिलता है तो उसको मैं देखता ज़रूर हूँ कि हाँ ये अच्छी चीज़ है। तो इस नाते एक टीचर, चूँकि वो शिक्षा व्यवस्था से ही जुड़े हैं, तो अगर कोई टीचर की समस्या है पढ़ाने लिखाने में या प्रशासनिक तौर पर, उसको अगर वो नहीं समझेंगे तो एक बेहतर अधिकारी वो कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए जो मेरे सुझाव थे वो कहीं न कहीं उनके काम लायक ही थे, तो मैंने अपनी बात रखी और उसके बाद में व्यक्तिगत तौर पे कुछ खंड शिक्षा अधिकारी साहबान मिले, उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। ठीक बोल रहे थे। जी। आपके स्कूल के पास के एक टेलर हैं जो आपके बच्चों को जी। कपड़ा सिलना सिखाते हैं, हाँ, और बिल्कुल। एक कुम्हार हैं जो जी। मिट्टी के जी। काम जी। सिखाते हैं। जी। ये क्यों आइडिया है ऐसा? कहीं न कहीं स्किलफुल होना आज के टाइम में आवश्यक है। बच्चों को एक तो मैंने देखा कि स्किलफुल होना आवश्यक है, प्लस बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई से ऊब भी जाते हैं। तो उनको कुछ वो एन्जॉय करें, चूँकि कहा जाता है कि हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही जा रही है और आनंददायक शिक्षा की बात कही जा रही है, तो उनको मज़ा आए पढ़ाई में। तो हमने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया। आपके आसपास के गांव की जो कुछ महिलाओं ने आपके यहाँ बच्चों को लोकगीत जी। सिखाया, जी। तो जब वो आती हैं स्कूल में या बच्चे उनके घर पे जाते हैं, कैसे होता है? नहीं, समर कैंप के दौरान या कुछ विशेष आयोजन जब स्कूल में मैं करता हूँ, तो सबके सहयोग से ही संभव हो पाता है। तो उसमें मैं उनको बुलाता हूँ स्कूल में और अ, वो बच्चों को सिखाती हूँ। पहली बार जब आपने ये अनुरोध उनसे किया कि आप जी। हमारे बच्चों को लोकगीत सिखाइए, जी। जी। तो उनका क्या रिएक्शन था? अरे जी, जी, हम जी। जी, कहाँ। जी, 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 बिल्कुल, ये मुझे याद है। हम्म। और जब मैंने उनसे कहा कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को ये सिखाएँगी, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं कहाँ साहब, मुझे ये सब कहाँ आता है। तो हमने उसको जोड़ा कि हाँ भाई, माँ ही और परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला होते हैं। आप जो है आपको आता है और मुझे नहीं आता है। तो आप बताएँगी तो मैं भी सीखूँगा और समझूँगा और हमारे बच्चे भी सीखेंगे। आपने एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म पे भी काम जी। किया है, जी। कैसे ये मौका लगा आपको? जी, बिल्कुल। एससीईआरटी उत्तर प्रदेश हो या एनसीईआरटी, मैंने कई सारे मॉड्यूल लिखे और चूँकि मुझे आईसीटी के लिए नेशनल आईसीटी अवार्ड मिल चुका है, हम्म। तो मैं एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर एनसीईआरटी के लिए सर्व भी करता हूँ। तो जो टूल डिजाइनिंग होती है उसमें जो शिक्षक होते हैं, चूँकि ग्राउंड लेवल पर टीचर ही काम करता है, तो अ, जो मेरे आइडियाज़ हैं उसमें चूँकि जो कमेटी होती है, जो लोग होते हैं, उसमें कुछ टीचर भी शामिल किए जाते हैं। तो मैं जाता हूँ और टूल डिजाइनिंग हो या सर्वे का कार्य हो या डेटा कलेक्शन के बाद और चीज़ें रिपोर्ट बनानी हो, तो उसमें मैं सहयोग करता हूँ। इस काम के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है, या जो आप कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल करते रहते हैं? बिल्कुल, अगर बुलाया गया है वहाँ पर तो मैंने कई सारी जो वहाँ के वर्कशॉप है उसमें जाने के पहले कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ना कुछ। पड़ता है। जी। पढ़ते रहते हैं? जी। आजकल कुछ पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी रिसेंटली एक आपने अच्छा वाकया है कि एनसीईआरटी के ही पूर्व निदेशक महोदय प्रोफेसर जगमोहन राजपूत साहब की बुक्स, संस्कारों की और अनुशासन की 2 बुक्स हमने मंगाई थी। हम्म।
तो उसमें जो संस्कार वाली बुक है, जो आजकल थोड़े थोड़े से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं समाज में। वो चीज़ें हर कोई अनुभव भी कर रहा है, देख भी रहा है। तो संस्कारों का कहीं ना कहीं चाहे कुछ प्रतिशत में ही, लेकिन कुछ कमियां जरूर आई हैं। तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। जो भी शिक्षा व्यवस्था पहले की रही हो, बाद में कैसे क्या हुआ, ये चीज़ें उसमें हैं। तो प्रोफेसर राजपूत की किताब से कोई बात आप जो आपको बहुत अपील कर रही हो, आप बताना चाहें? बिल्कुल। प्रोफेसर राजपूत जी हों, और प्लस उसको एक शिक्षक होने के नाते मैंने भी फील किया है। मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं उसमें अभिभावकों की जिम्मेदारियों को लेकर के उन्होंने इशारा किया है। शिक्षक की तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन परिवार चूँकि जो बच्चे का जो लर्निंग टाइम है वो 3 से 6 कहा गया है, अधिक होता है। बच्चा 6 के बाद पहुंचता है स्कूल में। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी गलत आदतें वो स्कूल में लेकर के आता है। हो सकता है स्कूल में भी कुछ अच्छी आदत सीखे, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो जो उनके अभिभावक हैं उनको कुछ जो संस्कार हैं वो सिखाने की बात है। और प्लस परिवार, समाज, परिवार के बाद समाज का नंबर आता है, उसकी जिम्मेदारी आती है। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं गड़बड़, उस पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। और उसको मैं भी महसूस करते हैं? मैं भी उसको महसूस करता हूँ। ये आपके स्कूल में तो प्री प्राइमरी सेक्शन चलता है? आंगनबाड़ी, चूँकि हमारे यहाँ बिल्डिंग का अभाव है, मेरे पूरे रेवेन्यू विलेज में कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं है मेरे स्कूल के सिवाय। तो ये समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। और तो जो बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, जी, वो वहाँ पे जितना समय रहते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं? बिल्कुल कोशिश करता हूँ, चूँकि वही बच्चे क्या करते हैं उनके साथ? आगे आकर के मेरे स्कूल में उनको आना है क्लास उनके फर्स्ट साथ में। क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? तो अब जब वो आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ खेल की जो गतिविधियाँ हैं, हम्म। कुछ टेले हमारे ऐसे हैं और जो कि उनके लिए ही हैं। तो उसको और अलग से भी हमने टीएलएम जो मैथ की जो अर्ली एज वाली हैं, हम्म, वो चीज़ें उनको दे देता हूँ। पैटर्न बनाना हो या कुछ सब्जियां हैं या फल हैं, उसके बारे में वो खेलते ही सीखते हैं, आपस में बात भी करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हाँ, वो प्रसन्न है। आपको अपने स्कूल को कहाँ तक ले जाना है, इसका कोई विजन है आपके दिमाग में? मैंने सोचा था कि हाँ, एक बड़ा स्कूल होगा, लेकिन मैं भूमि से ज़मीन हमारे यहाँ नहीं है, तो मैं उसमें मात खा रहा हूँ। अ, अगर बिल्डिंग बड़ी होती ज़्यादा बच्चे और आते? ज़्यादा बच्चे आते, और मेरे अंदर बहुत सारी सोच थी जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दो चीज़ बताइए जो आप और करना चाहते हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा था कि हाँ, बच्चों का चौमुखी विकास हो, जो हम्म, आज कल बड़े शहरों में हो रहा है। बच्चे हमारे कहीं ना कहीं जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहरों की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ वो ऐसा हो सकता है कि किसी मामले में पीछे रह जाएं। तो वो पीछे ना रहते, अगर मेरे पास ज़मीन होती, भवन होता, तो मैं कुछ एक्टिविटी और भी उनसे उनको सिखाता, कराता। जैसे? और आप बहुत सारे लैब की बात कर सकते हैं, या एक्टिविटी की बात कर सकते हैं, जिसमें बच्चों को उनके अंदर आत्मविश्वास या अ, और भी चीज़ें सिखाने के लिए मैं कर सकता था। लेकिन उस छोटे से स्कूल में उतना नहीं संभव हो पा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी तो इसमें 260 बच्चे हैं। जगह कम है। जगह कम है जी। रवि, जब आप स्कूल को छोड़ेंगे जी, तो आपको कैसा लगेगा? अब स्कूल को छोड़ेंगे तो अभी मुझे कल्पना नहीं की है। मेरी मेरी भावनाएं तो जुड़ी हैं, क्योंकि मैंने काम किया है। और बुरा जाहिर सी बात है कि मैंने काम किया है, तो वहाँ पर
मैं कनेक्ट हूँ, मेरा कह सकते हैं आप कि रोम रोम वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो नहीं, रिटायर होना होता है, जी ट्रांसफ़र जी जी होता है, बिल्कुल उस बिल्कुल। स्थिति में आप अपने आप को किस तरह से याद किया जाना पसंद करेंगे? लोग कैसे याद करें आपको? याद रखें, अगर याद रखते हैं तो? मैंने सोचा नहीं है कि हाँ अगर याद रखें, ये मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ किया है तो याद ज़रूर रखेंगे। हुँ, मैंने बच्चों के लिए किया है तो उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ कि जो बाहर चल रहा है समाज में बच्चों को बताता हूँ कि हाँ आपको भी आगे बढ़ना है। तो जो बच्चे सफल होंगे वो, और अगर वो असफल हो रहे हैं तो उनको भी ये ज़रूर मानेंगे कि हाँ हमारे सर ने या गुरुजी ने ये बताया था कि हाँ ये जो बच्चे करना है। पास आउट होके चले गए जी। हैं, उसमें से आते हैं कभी वो बच्चे? बिल्कुल। कैसा अनुभव रहता है उनका? वो आते हैं और जो अम, अपना आभार व्यक्त करने या कुछ और कहने? नहीं बिल्कुल, वो आते हैं और मैं जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं या स्कूल में और जो फंक्शन होते हैं मैं उनको, अगर वो वहाँ पर हैं तो बुलाता भी हूँ और मौका भी देता हूँ कि हाँ वो अपनी बातें रखें। और एक दो बच्चे मुझे याद है कि हाँ उन्होंने वो जिस कठिनाइयों से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की मजबूरियाँ रहीं और उन्होंने पढ़ाई की, तो उस समस्या में दूसरे बच्चे न पड़ें इसको वो आकर के बताते भी हैं और इसका लाभ भी मिलता है बच्चों को। आपका कोई सबसे यादगार दिन या क्षण? जी। कोशिश तो मेरी रहती है कि हाँ हर दिन यादगार हर हो, दिन यादगार हो। लेकिन और मैं क्लासरूम में जाऊं तो जो मैं कोशिश, मैंने सोच कर मैं गया हूं क्लासरूम में, उसको मैं बच्चों को ज़रूर सिखा करके आऊं। आप किसी से सलाह लेते हैं? बिल्कुल, सलाह मैं अवश्य लेता हूं। और मेरा ये मानना है कि अ, जिस बिंदु को या जिस टॉपिक को लेकर के सलाह लेना है, उस बिंदु के जो माहिर हैं या जो ज्ञानी लोग हैं किससे उनसे सलाह ही। लेते हैं? अब अगर विद्यालयी कार्य की बात कहें हाँ, तो जो उसमें निपुण हैं, ऐसे कई लोग हैं। जी ऐसे कई लोग हैं, उनसे बात करूंगा। पढ़ने पढ़ाने की बातें हैं तो उनसे करूंगा। अगर जैसे मैंने कुछ बुक्स भी लिखी तो जो उनसे संबंधित लोग थे या सीनियर लोग थे, मैंने उनसे बात किया। तो हर प्लेटफॉर्म पर, हर क्षेत्र में जो महारथी लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर सलाह लेता हूँ। हर व्यक्ति को सलाह लेना भी चाहिए। आपकी पत्नी भी शिक्षक हैं जी प्राथमिक विद्यालय जी में, तो कैसे तालमेल बैठता है, सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? दोनों को स्कूल जाना है, समय जी से जाना है, जी घर में बच्चे भी हैं, जी तो ये सामंजस्य? जी। कोशिश रहती है कि हाँ हम सब लोग साथ में मिल कर के एक दूसरे के काम आएँ और जो भी परिवार में जिम्मेदारियाँ हैं हम लोगों की, उसका निर्वहन करें। और पत्नी हमारी भी समझदार हैं, वो भी चीज़ों को समझती हैं। और हम दोनों लोग एक, मैं आपसे शेयर करूँगा कि चूँकि मैं स्कूल में टाइम ज़्यादा देता था, तो जो कुछ लोग थे उनका ये कहना था कि हाँ इनका निजी जीवन अच्छा नहीं जाएगा। तो वो भी समझदार हैं। तो मैंने ये बात उनसे रखी, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे आने से आपके स्कूल में कोई समस्या नहीं आएगी। तो स्कूल भी अच्छा चल रहा है और पारिवारिक जीवन भी अच्छा चल रहा है। आपके लिए सबसे गर्व का कोई क्षण? गर्व के क्षण जीवन में स्कूल में भी कई सारे आए, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि किसी ने हमसे ये कहा था कि हाँ अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए तो इतराना नहीं चाहिए, और कुछ चला जाए तो ज़्यादा कुछ अच्छा, दुख नहीं दुख होना। नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये मेरा मानना है। तो मैं कुछ कभी अपने आप को भूला नहीं कि हाँ मैं कुछ, मैं एक लर्नर के तौर पे ही सीख रहा हूँ, और बाकी जो भी अचीव किया हूँ उसको मैं कुछ भूलता ही जाता हूँ कि हाँ मैंने कुछ किया है। अपने जीवन में आप कोई बदलाव देखते हैं? अभी मैं चूँकि अभी जो टाइम है वो धीरे धीरे, अभी रिसेंटली एआई आया है, तो मैं सीख रहा हूँ, उसमें भी मैं कर रहा हूँ, उन्हें बच्चों को भी थोड़ा सा सिखाया है, बताया है।
थोड़ा सीखता हूँ, थोड़ा उनको बताता हूँ और आने वाला समय उसी का है, तो मैं उस पर कार्य करूँगा और कुछ मोटी-मोटी पुस्तकें लिखने का विचार आ रहा है कि बच्चों की कहानियाँ हमने लिखी हैं, लेकिन अब कुछ और पुस्तकें लिखें जिससे कुछ सीख सकें लोग या बच्चे। जीवन में गर्व का कोई क्षण रवि? बिल्कुल। एक बार ऐसा हुआ कि खंड शिक्षाधिकारियों की कार्यशाला थी, उसमें मुझे बोलने के लिए बुलाया गया। तो मेरी सर्विस को शायद 4 या 5 वर्ष हुए थे। तो मुझे उस समय थोड़ा-सा अच्छा लगा कि हाँ, जो हमारे अधिकारीगण हैं, मैं उनको संबोधित करने जा रहा हूँ, अपने अनुभवों को साझा करने जा रहा हूँ। तो वो गर्व का क्षण था मेरे लिए और कुछ पुरस्कार जैसे राज्य पुरस्कार है और कुछ पुरस्कार मिले, उस दौरान मुझे अच्छा लगा। नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला था, तब भी मैं यंग एज का था इंडिया में, तो उसमें वो मेरे लिए गर्व के क्षण कहे जा सकते हैं। रवि, आप आए और आपने अपना अनुभव और अपने विचार दर्शकों से साझा किए। जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।